बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कल लाहौर में होने वाली सियासी ट्रैका की बैठक में अहम फ़ैसले। अब वो अहम फ़ैसले क्या लिए गए हैं? क्या मौलाना फजल रहमान और हुकूमत के माबैन डील डन हुई है? और अगर डील डन हुई है तो किन शराइत पे हुई है? मौलाना फजल रहमान ने क्या हासिल किया और क्या खोया? हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान की किन शराइत को तस्लीम किया है? और मौलाना फजल रहमान की शराइत को तस्लीम करने के बावजूद कोई बड़ा फ़ैसला अनाउंस क्यों नहीं किया गया? क्या मौलाना फजल रहमान या कि आसफ़ अली ज़रदारी साहब की ख्वाहिश पे 24 या 48 घंटों का टाइम दिया गया है? इस मुलाकात में क्या हुआ? किसने क्या तजवीज़ दी और किन नुकात पे इत्तफ़ाक़ राय हुआ? इस अहम बैठक की अंदरूनी कहानी आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ पीर वाले दिन कौन से बड़े ओहदे पर तकर्रुर होने जा रहा है, इस हवाले से भी इस बैठक में तबादला ख्याल किया गया है। कुछ अहम फ़ैसले लिए गए हैं। ये इनसाइड स्टोरी भी आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुजव्ज़ा आइनी तरामीम के हवाले से केस की समाअत के दौरान ऐसा क्या हुआ कि काजी फ़ायज़ ईसा और हामिद ख़ान जो हैं इन्होंने एक दूसरे के साथ मुस्कुराहटों का तबादला किया। वैसे तो आज ये देखा गया कि एक बार फिर इमरान डार जो हैं उन्होंने अदालत से राह फ़रार इख्तियार की, लेकिन काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने उनको फ़रार होने का मौका नहीं दिया, बल्कि उन्हें वहाँ पे खड़े रहने पर मजबूर भी किया। और जो असल बात थी, मतलब उनके अंदर की जो साजिश थी वो बयान करवाई। और वो सब कुछ कैसे हुआ, ये इनसाइड स्टोरीज़ भी आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले ज़िक्र करेंगे कि अभी तहरीके इंसाफ की तरफ से कल एहतजाज की जो कॉल दी गई है, यानी कि जुम्मे वाले दिन तहरीके इंसाफ ने एक बार फिर पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दी है। लेकिन उससे पहले गुज़िश्ता 3-4 रोज़ से लाहौर में जारी एहतजाज का सिलसिला आखिर थम क्यों नहीं रहा? पहले तो जब सबसे पहले ये ख़बर सामने आई कि लाहौर के एक निजी कॉलेज में एक बच्ची के साथ जो है मुबैना तौर पे ज़्यादती हुई है, और फिर इस बुनियाद पे हमने देखा कि लाहौर के निजी कॉलेजेस में एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ। हुकूमत ने इस मामले को मुकम्मल तौर पे इन्वेस्टिगेट किया और कल वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें तमाम हक़ाइक़ जो हैं वो पूरी कौम के सामने रखे गए और बताया गया कि किस तरह से एक साजिश तैयार की गई और इस साजिश के पीछे भी तहरीक इंतशार है। और आज फिर लाहौर में हालात जो हैं वो मामूल के मुताबिक नहीं हैं। अभी जब मैं ऑफ़िस के लिए आ रहा था तो रास्ते में कई मकामात पर जो है ट्रैफिक ब्लॉक था, और वजह यह है कि जी एहतजाज हो रहा है। और इस एहतजाज को बुनियाद बनाकर तहरीक इंसाफ ने नहले पे दहले का वार कर दिया है कि उन्होंने फ़ौरी तौर पे एहतजाज की कॉल दी है। वैसे आप अगर देखें तो पिछले 2-3 रोज़ से तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो तुलबा के एहतजाज को बुनियाद बनाकर मुख्तलिफ़ किस्म का जो है प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इसको सोशल मीडिया के ज़रिए जो है वो ट्रोलिंग की जा रही है और मुल्क में आग लगाने की कोशिश की जा रही है। अब ऐसे वक्त में एहतजाज की कॉल दी गई है कि जब तुलबा सड़कों पर मौजूद हैं और तुलबा के इश्तियाल को तहरीक इंसाफ अपने सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी। अब हुकूमत इसे किस तरह से डील करती है, ये बहुत अहम मामला होगा, क्योंकि इससे पहले तहरीक इंसाफ के इंतशारी आते थे तो उनके साथ हुकूमत जो है वो ताकत के साथ भी और अफ़ाम व तफ़हीम के साथ भी डील करती थी। लेकिन अब यहाँ पे मामला ये है कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो इस वक्त इश्तियाल में है। अब वो ये वाक़या हुआ या नहीं हुआ, वज़ीर आला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस पूरे वाक़या को जो है वो बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार दिया, और उनका ख़्याल ये था कि ये साजिश है। लेकिन मैंने कल भी बात की थी, मैं आज भी गुजारिश कर रहा हूँ कि इस मसले को ताकत के ज़रिए हल करने की कोशिश ना की जाए। खुदारा इसकी हसासियत का अंदाज़ा रखें और आप इस मामले को बिल्कुल उसी तरह डील करें जिस तरह आप अपने वो जो नौजवान बच्चे होते हैं ना, जिनको हम कहते हैं कि ये यंग ब्लड है और ये बड़ा जोशीला है, इसके साथ जो है वो प्यार मोहब्बत से बात की जाए। इसको समझाने का ये तरीका नहीं है कि आप इसे डांट डपट से काम लें। तो इन बच्चों के साथ भी ऐसे डील करें, क्योंकि अगर इन बच्चों के जहन में
वो जहर जो है वो सरायत कर गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये इल्तिजा करता हूँ कि इस मामले को अफ़हाम व तफ़हीम के साथ, बड़ी फ़हम व फ़रासत के साथ जो है वो हल किया जाना चाहिए। और इस मामले पे आप जो वालिदैन हैं उनको भी इन्वॉल्व करें। इसी तरह इस मामले पे दीगर जो सोसाइटी के तबकात हैं उनको भी शामिल करें और इस मामले का पुरअमन हल निकाला जाए। ताकत के ज़रिए इनको डील ना करें, खुदा के लिए ये हालात ख़राब हो जाएंगे और तहरीके इंतशार वाले इन बच्चों को अपना सियासी ईंधन बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए मेरी ये इल्तिजा है कि इस पूरे मामले को जो है आप ज़रा सोच समझ के साथ डील करें। और जहाँ तक बात है तहरीक इंसाफ की, तो तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त मेरा ख़्याल है कि उसका वो जो पॉपुलैरिटी वाला बबल था वो भी फट चुका। तहरीक इंसाफ के पास जो एक स्ट्रीट पावर थी जिसका वो दावा करते थे, वो भी दावा जो है वो बेबुनियाद और अब ज़मीन बोस हो चुका है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की तमाम कालें नाकाम हुई हैं। अभी हालिया दिनों में जो इनके साथ हुआ, ये जो SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पे इन्होंने फ़ैसला किया था कि जी हम एहतजाज करेंगे, फिर कॉल वापस लेनी पड़ी। तो तहरीक इंसाफ जो है वो सियासी तौर पे और अवामी सतह पे मुकम्मल तौर पे जो है नाकाम हो चुकी। हुकूमत जो है वो ज़ाहिर है वो स्ट्रॉन्ग हुई है, कामयाब हुई अभी। बल्कि SCO कॉन्फ्रेंस में आप देखें कि ये हुकूमत की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि ख़ित्ते के अहम ममालिक और तकरीबन 7 या 8 ममालिक के वज़रा आज़म जो हैं वो पाकिस्तान में आए। फिर उसके अलावा दीगर ममालिक के जो अहम वज़रा थे और इनकी जो अहम अथॉरिटीज़ थी वो पाकिस्तान आई, बिज़नेसमैन पाकिस्तान आए, सहाफ़ी पाकिस्तान आए और एक अच्छा इमेज जो है वो दुनिया के सामने गया। ये हुकूमत पाकिस्तान की बड़ी अचीवमेंट है, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनका किरदार सबसे अहम रहा है। और इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा जनाब इसहाक़ डार साहब जो हैं उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया है, चूँकि सफारती सतह पे महाज उनके पास था, उन्होंने भरपूर तरीके से जो है इसे कामयाब करवाया है। और इसी तरह अगर आप इस कॉन्फ्रेंस की कामयाबी जो है, ज़ाहिर है कोई भी अगर इवेंट हो तो जब तक उसकी मुकम्मल जो इंफॉर्मेशन है वो लोगों तक ना जाए तो वो बेसूद होता है। तो इस हवाले से हमारे वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ साहब जो हैं उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया है। अब देखें कि इस कॉन्फ्रेंस की तैयारियों में उनका किरदार जो है वो बहुत अहमियत का हामिल था। और वैसे भी वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के बड़े करीबी लोगों में शुमार होते हैं। एक अरसे से वो मियाँ शहबाज शरीफ के साथ हैं और हमेशा वो हुकूमत का जो बयानिया है उसको जानदार अंदाज में और बड़े मजबूत अंदाज में जो है वो लोगों के सामने रखते हैं। अभी SCO में उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया इसकी कामयाबी में, और SCO में जो मीडिया को फैसिलिटेट किया गया, इस हवाले से आप देखें कि इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस में हमारी जो सहाफ़ी कम्यूनिटी है उन्होंने SCO कॉन्फ्रेंस के दौरान लिए गए इंतज़ामात को बड़ा खुशाइन करार दिया और बड़ी खुशी का इजहार किया। और इसका क्रेडिट जो है जनाब तारड़ साहब को जाता है। और तारड़ साहब जो हैं उसके अलावा भी आप देखें कि तहरीक इंतशार के बयानिए को एक्सपोज करने में वफाकी हुकूमत की तरफ से अगर किसी का सबसे अहम किरदार है, सबसे ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग किरदार है, तो वो अता तारड़ साहब का है। और अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के मामले पे, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में मुजव्ज़ा आइनी तरामीम के ख़िलाफ़ आबिद ज़ुबैरी साहब और दीगर जो दरख्वास्त गुज़ारान थे उनकी तरफ से दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की गई थी। और आबिद ज़ुबैरी साहब ने ख़ुद एतराज़ी दरख्वास्त जो है वो चैम्बर में चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के सामने पेश की थी और ये इस्तदा की थी कि उनकी दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। 12 अक्टूबर को चैम्बर में एतराज़ात पर समाअत हुई, जिसमें फ़ैसला लिया गया कि 17 अक्टूबर को समाअत की जाएगी। अब दरख्वास्त गुज़ार ख़ुद कह रहा है कि समाअत करें, और जब समाअत का आगाज़ हुआ तो आज आबिद ज़ुबैरी साहब समेत 6 सीनियर वकला हैं जिनकी तरफ से ये दरख्वास्तें दायर की गई हैं। लेकिन इन वकला की तरफ से नुमाइंदगी पता किसने की? हामिद ख़ान साहब ने। और जैसे ही हामिद ख़ान साहब रोस्ट्रम पर आए तो चीफ़ जस्टिस साहब ने बड़ी हैरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हामिद साहब हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, सीनियर वकील हैं, हम इनको वेलकम करते हैं, लेकिन दरख्वास्त गुज़ार आबिद ज़ुबैरी साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक़ सदर रहे हैं
और बाकी वकला भी जो हैं वो नामवर और सीनियर वकला हैं। तो सीनियर वकला ने अपनी नुमाइंदगी के लिए हामिद खान साहब का चुनाव किया है, ये बड़ी हैरत हुई है। और हामिद खान साहब ने जब दलाइल का आगाज़ किया तो उन्होंने चंद सेकंड में अपने दलाइल कंप्लीट किए। और दलाइल क्या थे? उन्होंने कहा जी हम अपनी दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी हैरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि क्या हामिद खान साहब की खिदमत सिर्फ इसीलिए ली गई थी कि ये रोस्टम पे आके सिर्फ ये कह सकें कि हम अपनी दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं? ये बात आबिद ज़ुबैरी साहब भी कह सकते थे, लेकिन हामिद खान साहब का कहना था कि जी हम अपनी इस दरख्वास्त पर जो है वो मज़ीद किसी किस्म की कार्रवाई नहीं चाहते, तो लिहाजा हमारी ये दरख्वास्त जो है वापस कर दी जाए। जिस पर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि आबिद ज़ुबैरी साहब तो ख़ुद एतराज़ात के साथ दरख्वास्त लाए थे और उन्होंने कहा था कि समाअत करवाना चाहते हैं, जिस पर आबिद ज़ुबैरी साहब ने कहा कि नहीं जी हम इस वक्त जो है दरख्वास्त की समाअत नहीं चाहते, हम चाहते हैं हमारी दरख्वास्तें जो है वापस कर दी जाएँ। जिस पर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि आपकी दरख्वास्त के साथ साथ मुजव्ज़ा आइनी तरामीम के ख़िलाफ़ जो दीगर दरख्वास्तें दायर की गई हैं वो भी समाअत के लिए मुकर्रर की गई हैं, क्या आप अपनी एतराज़ी दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं या बाकी भी? तो उन्होंने कहा जी हम सब दरख्वास्तें वापस लेना चाहते हैं। जिसके बाद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर ख़ारिज कर दी और मामला तो निपटा दिया। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने आबिद ज़ुबैरी साहब को मुखातब करते हुए ये कहा कि ज़ुबैरी साहब आपकी एक और दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो हमने वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की और होपफुली के मेरे जाने के बाद वो समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी। एक तो काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक बार फिर ये पैगाम दिया कि वो 25 अक्टूबर को अपनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद रिटायरमेंट ले रहे हैं और घर जा रहे हैं। और दूसरा वो जो दरख्वास्त है ना, वो मैं आपको बताता चलूँ कि एक ऑडियो लीक्स वाला मामला था, आपको याद होगा, जिस पर PDM की हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन कायम किया था और उस कमीशन की सरबराही काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को सौंपी गई थी और उसके ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त दायर हुई थी वो आबिद ज़ुबैरी साहब ने दायर की थी और बंदयाल साहब ने इस पे एक हुक्म इम्तना जारी किया और उसके बाद दोबारा इस दरख्वास्त की समाअत नहीं हो पाई। तो वो दरख्वास्त भी उन्होंने इन्हें याद करवाई। अच्छा, याद करवाने का मकसद क्या था कि आबिद ज़ुबैरी साहब का आप ज़रा किरदार चेक कर लें। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट हो, आबिद ज़ुबैरी साहब का नाम आएगा। ऑडियो लीक्स का मामला हो, आबिद ज़ुबैरी साहब का नाम आएगा। ट्रकों वाले जज और चौधरी परवेज़ लाई के राब्ते हों तो आबिद ज़ुबैरी साहब का नाम आएगा। और अभी आप देख लें कि मुजव्ज़ा आइनी तरामीम का मामला हो तो आबिद ज़ुबैरी साहब का नाम आएगा। और इन तमाम मामलात में कहीं ना कहीं जाके जो है ख़ास माइंडसेट वाले जजों का कहीं ना कहीं लिंक निकल आता है और आबिद ज़ुबैरी साहब जो हैं इन तमाम मामलात में आपको नज़र आते हैं। तो एक तो ये मामला था। दूसरा, जैसे ही दरख्वास्त जो है वापस लेने की इस्तदा मंजूर हुई तो हामिद खान साहब ने चीफ जस्टिस का शुक्रिया अदा किया और जब उन्होंने बताया कि अब आबिद ज़ुबैरी साहब की जो दूसरी दरख्वास्त है इस पर समाअत बाद में होगी, तो तब भी वो बड़े मुस्कुराए और उन्होंने ज़ाहिर खुशी का इजहार किया कि जी लो जी काजी ने ऐलान कर छड़िया जे काजी जा रहा है। ओ भाई, काजी साहब तो कितनी बार कह चुके हैं कि वो जा रहे हैं। उन्होंने कभी कहा है कि वो 25 अक्टूबर के बाद किसी किस्म की जो है वो एक्सटेंशन लेने पे आमादा हैं। बल्कि जब पहली बार आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ये बात उनके सामने रखी थी कि हुकूमत जुडिशल रिफॉर्म्स लाना चाह रही है, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि आप जाके मंसूर अली शाह साहब को भी इत्मीनान मिले, चूँकि वो सीनियर प्यूने जज हैं और उन्होंने अगला चीफ जस्टिस बनना है, तो आप उनके साथ जाके जो है ये मामला उनके सामने रखें। तो अगर उनके मन में ऐसी की बात होती कि मैंने एक एक्सटेंशन लेनी है या फेवर लेनी है, तो वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब को कह सकते थे कि आप जाएं खामोशी के साथ जाके अपना काम मुकम्मल करें, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन क्योंकि वो आइन और कानून की बात करते हैं तो लिहाजा उन्होंने किसी एक्सटेंशन को कबूल नहीं किया। लेकिन ये जो लाहौर मुलाकात हुई है, अब इस मुलाकात के बाद क्या करना है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी लाहौर में आसफ़ अली ज़रदारी साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान, तीन जमातों की अहम क़यादत, लेकिन इसमें वज़ीर आज़म साहब भी थे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी थे, हमारे वज़ीर ख़ारजा भी थे, वज़ीर कानून साहब भी थे, दीगर जो अहम रहनुमा हैं वो भी इस मुलाकात का हिस्सा थे। लेकिन इस मुलाकात में हतमी तौर पे कोई अनाउंस तो नहीं किया गया ना कि जी क्या पैकेज जो है वो फ़ाइनल किया गया। लेकिन अंदरूनी कहानी जो सामने आई है उसके मुताबिक तीनों बड़ी सियासी जमातों ने मुतफ़िका आइनी तरामीम के पैकेज पे इत्तफ़ाक़ राय किया है।
लेकिन जो असल सवाल था कि क्या आइनी बेंच बनेगा या कि फिर आइनी अदालत बनेगी, क्या फ़ौजी अदालतों का क़याम जो है वो अमल में आएगा और क्या 9 मई वालों का जो ट्रायल है वो फ़ौजी अदालत में होगा या नहीं होगा। ये दो बड़े बुनियादी सवाल हैं, लेकिन इनके हवाले से जो है अभी तक खामोशी है। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि कल की मुलाकात में पीपल्स पार्टी का जो मसवदा कानून है उस पर इत्तफाक़ राय पाया जा रहा है। तो पीपल्स पार्टी के मसवदा कानून में तो वफाकी आइनी अदालत है, बल्कि सूबों की सतह पर भी आइनी अदालतों के क़याम की तजवीज़ उसमें शामिल है। तो ज़राए का ये कहना है कि आइनी बेंच नहीं होगा बल्कि वफाकी आइनी अदालत होगी। ताहम ये जो फ़ौजी अदालतों के हवाले से मामला है उस हवाले से अभी इत्तफाक़ राय नहीं हो रहा, क्योंकि मौलाना फजल रहमान के कुछ जो है वो अपना रिजर्वेशंस हैं वो अभी दूर होना बाकी हैं, और इसके साथ साथ जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार और इसमें जो नए चीफ़ जस्टिस के तकर्रुर का तरीक़ाकार है उस हवाले से इत्तफाक़ राय हो चुका है। और मौलाना फजल रहमान ने इस मुलाकात के दौरान उनका ये कहना था कि उनको 24 घंटे की मोहलत दी जाए ताकि वो इन नुकात पे तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी क़यादत है उनको एतमाद में लें, क्योंकि मौलाना फजल रहमान ने यह तजवीज़ दी कि आइनी तरामीम जो हैं इनको मुतफ़िका तौर पे ऐवान में लाया जाना चाहिए, और उन्होंने आखिरी जो मोहलत होती है इसके लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के सामने ये बात रखी कि वो 24 घंटे की मोहलत दें ताकि वो जाके तहरीक इंसाफ वालों से बात कर सकें, फिर उसके बाद इस मामले को जो है वो टेकअप किया जा सकता है। तो मौलाना फजल रहमान की इस जो उनकी एक दरख्वास्त थी उसको दीगर जमातों की लीडरशिप ने जो है तस्लीम किया, और उनका कहना था कि बिल्कुल हम भी चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ को भी आइनी तरामीम में ऑन बोर्ड लिया जाए, लेकिन मसला ये है कि तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो किसी किस्म का तावन करने की बजाय इस पूरे मामले में हडल्स पैदा कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि ये मामला जो है वो ताख़ीर का शिकार हो जाए। तो लिहाजा मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो अब तहरीक इंसाफ के साथ बात करेंगे, और दूसरा पीर वाले दिन जो है एक बड़ी तकर्री के हवाले से अनाउंसमेंट जो है वो हो सकती है, क्योंकि इस मुलाकात में जो इत्तफाक़ राय पाया जा रहा है और इस मुलाकात के बाद अब लग ये रहा है कि हुकूमत अगले 3 रोज़ के अंदर यानी कि जुमा, हफ्ता और इतवार, इन 3 दिनों में मुजव्ज़ा आइनी तरामीम जो हैं इनको मंजूर करवाना चाहती है, और फिर पीर वाले दिन जो है नए चीफ़ जस्टिस के तकर्रुर के हवाले से जो नया तरीक़ाकार होगा आइनी तरामीम होने की सूरत में उसके मुताबिक फिर अगले चीफ़ जस्टिस का तकर्रुर जो है वो अमल में लाया जाएगा। अब देखें कि हुकूमत जो है और मौलाना फजल रहमान ये किस हद तक अपनी अपनी एफ़र्ट्स में कामयाब होते हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान और हुकूमती इत्तेहादी जमातों का एक साथ बैठने का जो फ़ैसला है उसके बाद मेरा ख़्याल है कि आइनी तरामीम की मंजूरी जो है वो तकरीबन बड़ी क्लियर हो चुका है मामला, कि अब हुकूमत के पास अक्सरियत मौजूद है, 2/3 अक्सरियत है, और दूसरा तहरीक इंसाफ तो ख़ुद इस बात को एडमिट कर रही है कि उनके अपने अराकीन असम्बली जो हैं वो हुकूमत के साथ राब्ते में हैं। तो फिर मामला सीधा सा ही है, अगर तो तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजल रहमान के साथ शामिल होकर इन आइनी तरामीम में अपनी इनपुट देने का फ़ैसला किया तो अच्छी बात है, अगर उन्होंने मैं ना मानूँ की पॉलिसी अपनाई तो फिर भी आइनी तरामीम होंगी, और फिर इसके साथ साथ नए चीफ़ जस्टिस के हवाले से आप मेरा ख़्याल है कि समझ सकते हैं कि वो जो 3 या 5 जजेस पर मुश्तमिल पैनल बनना है, फिर उसमें से चुनाव होना है, तो मोस्ट सीनियर जो हैं वो चीफ़ जस्टिस नहीं हो सकते, बाकी नीचे से कोई भी हो सकता है। बाकी इंशाल्लाह जैसे फ़ैसला होगा फिर उस पर बात करेंगे। अब तक इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।